अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के नेक्स्ट लेक्चर के साथ वीयू एकेडमी की तरफ से एक बार फिर हम हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्लासेस, ऑब्जेक्ट और एनकैप्सुलेशन को डिस्कस किया था। आई होप कि वो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हमने कहा था कि क्लास क्या होती है। कम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि सेम प्रॉपर्टीज़ को शेयर करते हैं, यानी जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन उन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू हर एक की अपनी होगी। और उसके बाद हमने ये कहा था कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। किसी भी क्लास का जो इंस्टेंस होता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। देन वी मूव इनटू एनकैप्सुलेशन, जहाँ पे डाटा हाइडिंग की हमने बात की थी। और फिर हमने एग्जांपल देखी थी जिसमें हमने एक एम्प्लॉय की क्लास बनाई थी और इस क्लास में हमने एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय का नेम हमने दो एट्रीब्यूट लिए थे और फिर हमने उनके प्राइवेट एट्रीब्यूट लेके फिर हमने उनके पब्लिक सेटर एंड गेटर जो है ना वो सेट किए थे। देन हमने एक और बात की थी कि जहाँ एज फार एज ऊप इज़ कंसर्न, तो आप लोगों को इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए कि हमें इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग या फंडामेंटल प्रोग्रामिंग आती है या नहीं आती। लेकिन कंसर्न कहाँ होता है, जहाँ पे ऊप यूज़ करने का टाइम आता है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, यानी जहाँ पे हमने सिस्टम बनाना होता है, जहाँ पे हमें इन चीज़ों को इकट्ठा करना होता है, जहाँ लॉजिक लिखनी होती है। जैसे कि आप लोगों को अभी तक असाइनमेंट एक दो आई होंगी, स्पेशली जो सेकंड असाइनमेंट आप लोगों को आई है जिसके अंदर आपने वो कार्गो की कुछ लॉजिक लिखनी है, कार्गो सिस्टम की। ठीक है, हम इंशाल्लाह उस असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आफ्टर इनहेरिटेंस, और जिसके अंदर मैं जावा और सी शार्प में कोड करूँगा, सी प्लस प्लस का कोड नहीं करूँगा, वो कोड आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, और एज अ असाइनमेंट जैसे वी यू ने दी हुई है, लेकिन हम उसको डिटेल डिस्कस करेंगे। सो वहाँ पे लॉजिक की ज़रूरत हमें पेश आती है CS 201 की, या जो दूसरे नॉन वी यू वाले स्टूडेंट सुन रहे हैं उनके लिए फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग की या इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर हो। सो मेन डॉट जावा ये हमारी क्लास, मेन डॉट CPP हमारी वो मेन क्लास थी, ड्राइवर क्लास थी, जिसके अंदर हमने इसको कॉल किया। फिर हमने यही एग्जांपल जावा के साथ देखी। जावा के साथ हमने ये जब एग्जांपल देखी थी तो ये एम्प्लॉय एंड मेन ये दोनों क्लासेस थी हमारी। तो आपने देखा होगा क्या डिफरेंस था उसमें, वो आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। ये एम्प्लॉय की क्लास जावा में बनी हुई है, एनकैप्सुलेशन हुई है यहाँ पे, और फिर ये हमारे पास मेन क्लास थी, सेम काम हमारे पास यहाँ पे हुआ है इसके अंदर। ठीक है, सो ये हमने लास्ट टाइम ये क्लासेस देखी थी। सो अब हम आगे मूव करते, बल्कि एक सी शार्प का भी हमारा कोड था, उसमें भी हमने यही काम किया था, एम्प्लॉय, और ये इनकैप्सुलेशन की थी। सी शार्प इनकैप्सुलेशन का ये तरीकाकार था, और फिर हमने उसके एक मेन प्रोग्राम, इसमें क्योंकि प्रोग्राम की एंट्री पॉइंट एक ही होता है, सो हमने एक प्रोग्राम लिखा था ये वाला। इतनी लाइन को सिर्फ फोकस करें क्योंकि बाकी कोड मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा विद सम डिफरेंट एग्जाम्पल। सो ये हमने लास्ट टाइम किया था। आज का जो पहला फोकस है वो हमारा है कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, कंस्ट्रक्टर आपका ये टॉपिक है। सो इसमें से कुछ पॉइंट मैंने यहाँ से पे आउट किए हैं। होता क्या है कंस्ट्रक्टर, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डाटा मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज करने के काम आता है। हर ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एक वैलिड स्टेट पे होना चाहिए। वैलिड स्टेट का मतलब उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ वैलिड होनी चाहिए, जो उसको, यानी कि जिससे वो लगे कि ये ऑब्जेक्ट की कोई एग्जिस्टेंस है। ठीक है, एट्रीब्यूट तो हमने बता दिए, लेकिन उसकी स्टेट भी आपकी होनी चाहिए, वैलिड स्टेट होनी चाहिए। सो हम ये कहते हैं ये कंस्ट्रक्टर इज़ यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। जैसे ही हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, हम कहते हैं जी उस वक्त उसकी कोई वैल्यू सेट हो जाए। अब आप ये देखिए एग्जांपल आपको मिलती है यहाँ पे, जब आप कहते हैं जी आपने कोई डिवाइस बना रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, फैक्ट्री फिटेड कुछ चीज़ें आती हैं, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट। अब उसकी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मोबाइल है, आपने न्यू मोबाइल लिया तो उसमें कुछ चीज़ें एज अ कंस्ट्रक्टर आपको मिल जाएंगी, करनी नहीं पड़ती, खुद ब खुद सेट हो जाती हैं। ठीक है, वो आपकी समझ लें कंस्ट्रक्टर की एक एग्जांपल है लेमैन के लिए, कि बस ये इस तरह की चीज़ है कि जब वो ऑब्जेक्ट पहली बार बनता है तो उसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट हो जाती हैं। इसके बाद ये बात हो रही है कंस्ट्रक्टर इज़ यूज टू इंश्योर द ऑब्जेक्ट इन वेल डिफाइंड स्टेट। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है
किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने जो है वो वेल डिफाइंड स्टेट के अंदर लेके आना होता है। सो ये किसी भी कंस्ट्रक्टर की जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि आपने ऑब्जेक्ट को एक वेल डिफाइंड स्टेट के अंदर लेके आना होता है, जिससे ये पता लगे ये ऑब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल वेल डिफाइंड स्टेट से क्या मुराद, मैं कहता हूँ जी मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, मोबाइल की एग्जांपल ले रहे हैं, और उसमें अभी तक वाईफाई की कोई भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं दी हुई, ठीक है, ये हो सकता है बग आ गया हो कि वाईफाई के सॉफ्टवेयर में बग है। सो इट मीन कि वो वेल डिफाइंड स्टेट के ऊपर नहीं होगा जब पहली बार वो आप इनिशियलाइज़ करेंगे। फिर बाद में आप क्या करते हैं, उसका कोई ना कोई पैच लगाते हैं, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ ऐड करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट अपनी असल स्टेट में आ जाता है। अच्छा, ये कंस्ट्रक्टर ऐसा फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ठीक है, ये खुद ब खुद कॉल होता है, हम इसे कॉल नहीं करते। और इसकी 3 प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी ये होती है, इसका नाम वो होना चाहिए 100% जो कि क्लास का नाम है। इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होनी चाहिए। एक होता है नथिंग रिटर्न, वाइड नहीं। दूसरी चीज़ है इसकी कोई रिटर्न टाइप ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और ये हम कॉमनली पब्लिक होता है। सो अब हम अभी बनाते हैं थोड़ी देर में कंस्ट्रक्टर, तो फिर हम मूव करेंगे आगे। और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा, उसके कोई पैरामीटर नहीं होता। मैं इसकी तरफ वापस आता हूँ। पहले जो बातें हमने यहाँ तक की हैं उनको C++ में हम प्रैक्टिकली देखें। तो ये है, मैं लिखा एम्प्लॉय एम्प, ये एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसका कॉल हो चुका है ऑटोमेटिकली। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं एक एट्रीब्यूट भी ऐड करता हूँ एम्प्लॉय के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी एम्प्लॉय जो है ना, बाय डिफ़ॉल्ट करैक्टर पॉइंटर रिलीजन, एक एट्रीब्यूट ले रहा हूँ मैं, और ऐसे ही मैं यहाँ पे करूँगा वाइड सेट रिलीजन करैक्टर पॉइंटर रिलीजन, और यहाँ पे मैं ऐसे कहता हूँ जी दिस डॉट रिलीजन इज इक्वल्स टू रिलीजन, और ऐसे ही इसका एक गेटर बनाते हैं हम, करैक्टर पॉइंटर गेट रिलीजन, और मैं ये कहता हूँ जी रिटर्न दिस डॉट रिलीजन, ठीक है। तो ये क्या करेगा हमारे यहाँ पे, जैसे कि ये कैटर सेटर इसके बन चुके हैं, जो मैंने एक नया एट्रीब्यूट इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इस पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ है हमारे पास, एक मिनट होल्ड कीजिए, वेट, लेट मी सेट अप सम थिंग्स एट माई साइड व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग। ठीक है जी, यहाँ तक हमारे पास रिलीजन का हमने ये सेटर गेटर ले लिए। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट, एक एम्प्लॉय, जब भी हम उसका रिकॉर्ड एंटर करें, उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो आईडी है वो 0 हो जाए, उसका जो एम्प्लॉय नेम है वो एम्प्टी हो जाए, रिलीजन को हम कहता हूँ वो, आप उसका रिलीजन दें या ना दें, वो बाय डिफ़ॉल्ट मुस्लिम हो जाए। अगर कोई मुस्लिम नहीं है तो फिर हम बाद में सेटर के थ्रू उसकी वैल्यू सेट कर लेंगे। सो ये वैल्यू मैं बाय डिफ़ॉल्ट चाह रहा हूँ। तो हमारी 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं। नंबर 1, कंस्ट्रक्टर स्पेशल फंक्शन हैविंग द सेम नेम एज क्लास नेम। पहली बात है, इसका नेम ये होना चाहिए जो कि क्लास का नेम है। सो आई से कंस्ट्रक्टर इज दिस एम्प्लॉय, तो ये तो हो गया फंक्शन, ठीक है। अब इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है, ओके जी, डन। ये पब्लिक भी है, वो भी आ गया, रिटर्न टाइप नहीं है, हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो जो काम हम करते रहे हैं सेटर गेटर में, वही असल में काम यहाँ पे होता है। तो मैं कहूँ जी एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स टू 0, एम्प्लॉय नेम इज इक्वल्स टू समथिंग, ये लिख देते हैं हम एम्प्टी, और मैं कहता हूँ जी रिलीजन इज इक्वल्स टू इस्लाम। ले जी ये 3 वैल्यू, ठीक है जी। सो इट मीन अब जब कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा हमारा, अब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो उस ऑब्जेक्ट को अगर मैं डायरेक्टली प्रिंट करवा दूंगा तो उसमें एम्प्लॉय आईडी 0, एम्प्लॉय नेम खाली लिखा आ जाएगा, और रिलीजन क्या आ जाएगा, इस्लाम लिखा आ जाएगा।
सो आई एम गोइंग टू चेंज इट। एम्प्लॉय को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ना कोई वैल्यू दे रहा हूँ, ये सारा कमेंट कर रहा हूँ कोड, और डायरेक्टली मैं एम्प्लॉय नेम प्रिंट कर रहा हूँ। एंड इसके बाद मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय रिलीजन, ठीक है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जी एम्प्लॉय डॉट गेट रिलीजन, डन हो गया। और एम्प्लॉय का आईडी यहाँ पे कहता हूँ एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जी एम्प्लॉय आईडी, एंड जस्ट प्रिंटिंग एम्प डॉट गेट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जस्ट एक एम्प का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ना उसको कोई मैंने नाम सेट किया है, डायरेक्टली मैंने उसे कहा जी ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, सी आउट एम्प्लॉय के बाद उसका आईडी, फिर नेम, फिर हमने उसका रिलीजन प्रिंट कर दिया है। एंड लेट मी कंपाइल इट, इफ इज देयर इज एनी एरर वी विल सी दिस। कोई एरर नहीं है, लें जी एम्प्लॉय आईडी 0, ये आपके सामने आ रहा है। एम्प्लॉय नेम एम्प्टी है क्योंकि कुछ दिया नहीं, रिलीजन इस्लाम। सो ये वैल्यू कहाँ से आई? कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हुआ, हमने कोई फंक्शन ऐसा नहीं लिखा जो कंस्ट्रक्टर को कॉल करे, ये ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ओके जी, आई होप गॉट दिस कॉन्सेप्ट। सो कंस्ट्रक्टर में अगर आप वैल्यू, कंस्ट्रक्टर में दी हुई वैल्यू को आप किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं वापस आता हूँ और आके मैं ये कह रहा हूँ कि नाम 1 और एम्प्लॉय का आईडी 1 है, सॉरी नेम अली इमरान है, रिलीजन अभी भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ही इज़ अ मुस्लिम। सो जस्ट कंपाइल इट एंड रन इट जी, आईडी 1, एम्प्लॉय नेम अली और एम्प्लॉय रिलीजन इस्लाम। और अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करना चाहूँ आई कैन चेंज इट। मैं कहता हूँ जी एम्प्लॉय, ये जी अली इमरान नाम है तो मैं नाम भी तो ज़रा चेंज करूँ ना, एम्प्लॉय आईडी 2, नेम पीटर, एंड यहाँ पे हम कहते हैं जी एम्प डॉट सेट रिलीजन क्रिश्चियन है ये बंदा, ठीक है जी। सो ये वैल्यू अब आपकी चेंज हो जाएगी। मैं थोड़ा वैसे इसको एंड एल कर दूं ताकि हमें जो है ना ज़रा कोड देखने में आसानी हो। ये एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम के बाद फिर एंड एल कर देते हैं, एंड एल, और फिर हम कर देते हैं एंड सॉरी एम्प्लॉय रिलीजन, ठीक है काफ़ी है ये लें जी। अब इसको हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। लें जी 2 पीटर एंड क्रिश्चियन। सो यू कैन सी कि हमने कंस्ट्रक्टर में वैल्यू भी दी है और कंस्ट्रक्टर में वैल्यू इनिशियलाइज सेट कर दी है, और उसके बाद हम इसकी वैल्यू किसी भी स्टेट पे चेंज भी कर सकते हैं। सो आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर। अब अगला जो हमारा इसी का टॉपिक है वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, अगर आप एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना लेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड। ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कहलाता है। उसका क्या फ़ायदा है? आप कहते जी मैं ना जब भी कंस्ट्रक्टर बनाऊँ ना आईडी मैं खुद ही सेट कर दूँ, बाकी नाम शाम वो इनपुट ले ले। समटाइम ये बहुत बार ऐसा होता है जब हम डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं जी ऑटो जनरेट आईडी। जैसे ही एम्प्लॉय हम क्रिएट करें तो वो डाटाबेस से आईडी उठाए जो सबसे बड़ा आईडी था, आईडी 1 2 3 4 5 एम्प्लॉय अभी तक ऐड हो चुके हैं, तो छठे को छठा नंबर मिलना चाहिए ऑटोमेटिकली। तो हम क्या करते हैं, डाटाबेस पे क्यूरी करके मैक्स आईडी उठाते हैं। मैक्स की क्यूरी आपको याद होगी CS403 में, सेलेक्ट मैक्स आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो मैक्स आईडी देता है, उसमें एक का इजाफा करते हैं वो 7 हो जाएगा, 7 की वैल्यू उसको दे देंगे, एम्प्लॉय क्रिएट करते हुए नई आईडी दे देंगे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ उसके बाद बाकी हम खुद इनपुट ले सकते हैं। सो मैं यहाँ कंस्ट्रक्टर ऐड कर रहा हूँ, एम्प्लॉय का लगा रहेगा एज इट इज़, हमने इसको कुछ नहीं करना। और बाकी हम कहते हैं जो वैल्यू है, एक और कंस्ट्रक्टर बन गया है एम्प्लॉय, ओवरलोडिंग करने जा रहा हूँ मैं इसकी। तो मैं कहता हूँ जी इंट एम्प्लॉय आईडी, सो आई से नॉट 0 दिस, क्योंकि अब यहाँ पे दोनों के नेम सेम आ गए हैं, दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी, ये बिल्कुल सेटर वाली बात है जैसे हमने सेटर में किया है, इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय आईडी। तो अब क्या होगा, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बन गया है जो हमसे एम्प्लॉय आईडी लेगा और बाकी वैल्यू ऐसे इस्लाम सेट कर दिया और नेम खाली सेट कर दिया है।
और तो हम इसको कॉल कैसे करेंगे? कॉल करने का तरीका ये है, जहाँ आपने एम्प लिखा है यहाँ पे आप इसको आईडी खुद से सेट कर दवा दें, एम्प्लॉय एम्प आईडी 3। अब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? अब हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसको हमने एक आर्गुमेंट पास किया है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। अगर फॉर ईज आपको मैं यहाँ पे सी आउट करके दिखा देता हूँ, आपको पता लग जाएगा ये कॉल हुआ है, कॉलिंग पैरम कंस्ट्रक्टर विद आईडी, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं कॉल करके दिखाता हूँ आपको, इसको कॉलिंग डिफ़ॉल्ट, तो अब पता लग जाएगा आपको कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, वो आपको एग्जीक्यूशन में चीज़, ये कुछ डीबगिंग के लिए हम इस तरह के काम कर लेते हैं। सो ये क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे, रन इसको करना है, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर, अच्छा क्योंकि यहाँ पे मैंने इसकी ये कोई भी चीज़ ऐड नहीं की हुई आईओ स्ट्रीम वगैरह, तो इसलिए वो ये मुझे एरर दे रहा है। तो मैं यहाँ पे आईओ स्ट्रीम और फिर हमें ये नेम स्पेस स्टैंडर्ड आउट देनी पड़ेगी, देन वी कैन कॉल इट। ये CS201 का कॉन्सेप्ट है, कंपाइल एंड रन। नहीं जी, अब देखिए गौर से, कॉलिंग पैरामीटर कंस्ट्रक्टर विद आईडी, ये सबसे पहले लाइन कॉल हुई है, फिर एम्प्लॉय आईडी को 3 मिल गया जो मैंने पास किया है, पीटर एंड क्रिश्चियन उसको वैल्यू मिल गई है। सो यहाँ पे जो हमारे पास कॉलिंग हुई है वो हुई है किस कंस्ट्रक्टर की? इस वाले कंस्ट्रक्टर की। अगर आप प्रीवियस वाला कॉल करना चाहते हैं तो मैं एक और ऑब्जेक्ट यहाँ बनाता हूँ, एक एम्प्लॉय इसके साथ बन गया, ठीक है, और एक एम्प्लॉय मैं और बना रहा हूँ। इस बार एम्प्लॉय को नाम देते हैं मैं एम्प्लॉय एम्प2, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको एज इट इज़ लिख रहा हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने एम्प लिखा था, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, एम्प2 एम्प2, ठीक है जी। तो ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, और यहाँ पे मैं इसको नाम जो है ना चेंज करता हूँ, मैं इसका सिर्फ इसका एक ही नाम मैं यहाँ पे डालता हूँ, वो नाम है अली इमरान, और एम्प डॉट सेट एम्प्लॉय आईडी, और वो मैं कहता हूँ जी तुम्हारा आईडी 1 है, राइट। और तो एक यहाँ पे एंडल कर दें इस चीज़ को, ताकि आपको नज़र आए कि नई लाइन पे जा रहा है, एंडल, एंड हियर आई एम डूइंग एंड एल। तो अब क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर पहले वाला ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होगा, कंपाइल एंड रन। ले जी, कॉलिंग पैरामीटर कंस्ट्रक्टर आईडी के साथ कॉल हो रहा है, एम्प्लॉय आईडी 1 पीटर, और दिस कॉलिंग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर 0 नेम, और अच्छा यहाँ पे वैल्यू क्यों नहीं आई, लेट मी सी दैट। हाँ ये देख लें, ये बग नज़र आया, एम्प्लॉय 2 है और मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, एम्प, तो एम्प्लॉय 2 का ही दूंगा तो वैल्यू तो चेंज होगी ना, ठीक है। एम्प्लॉय 2 वो मैंने एम्प्लॉय 1 का जो एम्प्लॉय नॉर्मल है उसकी वैल्यू सेट की है, तो ये तो डेफिनेटली एरर ही होना था, एम्प्लॉय 2 डॉट सेट एम्प्लॉय आईडी। सो अब हम इसको रन करते हैं, एक मिनट, फाइन। सो लेट मी रन दिस, आप देख सकते हैं अब इसमें ये वैल्यूज़ चेंज आई। सो ये डिफरेंट कंस्ट्रक्टर के साथ हमारी ये चीज़ें आपके सामने आ गई हैं, कंस्ट्रक्टर का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर है। तो हमारा जो नेक्स्ट समझने वाला टॉपिक है, न्यू टॉपिक है, वो कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा, वो तो होगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी जो हम मेरा फोकस जा रहा है वो है आपकी जो असाइनमेंट 1 का सलूशन आया था, हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे जावा एंड सी शार्प में उसी सलूशन को, या इन्हीं चीज़ों को हम देखें कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है। बल्कि पहले मैं कंस्ट्रक्टर के दूसरे एंड पे दिखा दूं जावा वालों के लिए कि जावा में हम कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करते हैं, फिर वी विल बैक टू सलूशन 1, एक जो आपकी सलूशन 1 आया था उसको हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या था, ठीक है जी। अब ये है जी मेरे पास एम्प्लॉय, चलें देखते हैं क्या फ़र्क है। अगर किसने C++ में कोड लिख लिया है तो उसको जावा में लेके जाना है तो वो क्या करेगा, ठीक है। मैं यहाँ से एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ एम्प्लॉय, और ये रिलीजन
एट्रीब्यूट नया ऐड किया रिलीजन। ओके जी, जावा में जाते हैं, एम्प्लॉय प्राइवेट स्ट्रिंग रिलीजन, डन हो गया जी। इसके बाद मैं जो दूसरी चीज़ यहाँ से कॉपी करने जा रहा हूँ दैट इज़ आवर सेटर गेटर। वहाँ स्ट्रिंग है, यहाँ पे कैरेक्टर पॉइंटर है, सो नो इश्यूज़, हम जाके अभी चेंज कर लेंगे। ओके जी, मैं यहाँ पे इसका सेटर गेटर ऐड कर रहा हूँ, कैरेक्टर पॉइंटर सेट रिलीजन आईडी दिस डॉट रिलीजन एंड वी हैव स्ट्रिंग हियर, string and we have string here as well. String and then this is this dot religion. So ये हमारा setter getter बन गया, ठीक है। let me compile it only, मैं यहाँ पे इसको compile करता हूँ, java c employee dot java, कोई एरर नहीं। अब हमने कहा था कि जी उस कोड को कैसे क्या हमें डिफरेंस क्या आएगा, कंस्ट्रक्टर में कोई डिफरेंस नहीं है, वो पब्लिक होता है, यहाँ पे भी पब्लिक है। एज इट इज़ मैं सारा कुछ उठा रहा हूँ जो हमने कॉपी किया बनाया था। तो यहाँ पे आपको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए अब कि हाँ जी हम लिख सकते हैं जी, दे दें लैंग्वेज जो मर्ज़ी हमें, हमारे लिए कोई इशू नहीं है कोड लिखना, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। सो ये यहाँ पब्लिक है, यू नो यहाँ पब्लिक लिखना पड़ता है जावा के लिए। सी आउट की जगह सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कॉलिंग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो क्योंकि प्रिंट एलन लिख दिया इसलिए हमें एंडल लगाने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉय आईडी 0, एम्प्लॉय नेम दिस, सेम कोई इशू नहीं। पब्लिक एम्प्लॉय इंट एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन and here I have again no need to write anything, और this को this dot is equals to this। so ये लें जी, we are ready, ठीक है जी। इसमें हमारे पास अब ये C प्लस कोड 4 हमने जावा में कन्वर्ट कर लिया है, कोई और चेंज नहीं आई इसके अंदर। स्ट्रिंग कैरेक्टर पॉइंटर की जगह स्ट्रिंग विद एस कैपिटल आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस डॉट एम्प्लॉय, और ये दो कंस्ट्रक्टर बन गए। अब मैं इसके जाता हूँ मेन के अंदर, मेन क्लास में जाता हूँ, ठीक है। फॉरगेट दिस लाइन, एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, ये हुआ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल। कैसे चेक करें हम, सिस्टम आउट प्रिंट लिखा हुआ है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होने जा रहा है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू एम्प्लॉय नेम, एक मिनट, जावा सी मेन class dot java and I say java employee sorry java main class, पहले कहें java c employee dot java, पहले हम इसको कंपाइल करते हैं, फिर हम करते हैं java c main class dot java, then I will call java into main class। ले जी, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल एम्प्लॉय नेम इज इक्वल्स टू अली इमरान, यहाँ लिखा आ रहा है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल। लेकिन अगर मैं यहीं पे कहता हूँ जी एम्प्लॉय नेम इज इक्वल्स टू 5, रिलीजन भी लिखे ना हम, ठीक है। सो यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं जो मैंने सी आउट में लिखा था, मेन गेट रिलीजन, ओके लीव इट, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दोबारा, is equals to dot get religion, ठीक है जी। और आईडी साहब यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम, आईडी एम्प डॉट गेट एम्प्लॉय आईडी, तो मुझे कंपाइल करनी पड़ेगी जावा डॉट मेन क्लास, जावा सी मेन क्लास मैंने कंपाइल की, जावा मेन क्लास। सो ये आप देख सकते हैं इस्लाम उसका आ गया रिलीजन। सो सेम कोड आप उसमें लिख सकते हैं। दूसरा आप इसकी एग्जांपल खुद देख लीजिएगा नेक्स्ट।
सो अब नेक्स्ट मूव करते हैं। जावा का कोड है हमारे पास एम्प्लॉय डॉट जावा, तो ये हमने एक एट्रीब्यूट ऐड किया। रिलीजन का यही एट्रीब्यूट हमारा चला जाएगा सी शार्प के अंदर, एम्प्लॉय। तो आपको पता है यहाँ पे सी शार्प में स्ट्रिंग का एस स्मॉल होता है, ठीक है। और सी शार्प के अंदर जब आप लिखने जाते हैं एनकैप्सुलेशन, तो आप लिखते हैं जी पब्लिक, इसको नाम ऐसे कर देते हैं कैपिटल के साथ। बाकी वही रूल है हमारे पास। गेटर लेना है तो रिटर्न दिस डॉट रिलीजन, एंड अगर आपने एक मिनट, is there some spelling missing? और दूसरा है हमारे पास यहाँ पे एरर चेक करने का, कैन नॉट रिजॉल्व द सिंबल। अब हम इसको वेट अ मिनट, सॉरी रिटर्न टाइम नहीं दी, स्ट्रिंग रिलीजन, ठीक है। और इसके बाद मैं कहता हूँ जी सेट दिस डॉट रिलीजन इज इक्वल्स टू वैल्यू। सो ये इसका सिंटैक्स होता है सी शार्प का, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस। और इसी तरह अब हम जब इसको प्रोग्राम के अंदर जाके रन करेंगे तो सेम आपने यहाँ पे आके वही काम करना है। और इसका कंस्ट्रक्टर भी मैं लिख देता हूँ, कोई हमारे पास नई चेंज नहीं आई। जावा का कंस्ट्रक्टर मैं सिर्फ उठा रहा हूँ एज इट इज़, दोनों कंस्ट्रक्टर उठाऊँगा और सी शार्प में लाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ दोनों कंस्ट्रक्टर को। सो डिफरेंस इज हेयर, एम्प्लॉय ये सिस्टम मोड की जगह आपने लिख देना है कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है जी। यही काम आपने ये नीचे कर देना है। सो योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो ये हमारा तीनों लैंग्वेजेस के अंदर कोड आ गया है, ठीक है। अब इसको अब हम रन करते हैं एक सिंपल प्रोग्राम के साथ। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम इज इक्वल्स टू दिस, और इसके बाद मैं कहता हूँ जी जब मैं इसको कंसोल करवा रहा हूँ, मैं ये बाकी कोड कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि ये कोड मुझे अभी थोड़ी देर में आपको दिखाना है। सो मैं इस कोड की तरफ बाद में आता हूँ, मैं अभी बाकी कोड की तरफ मूव कर रहा हूँ जो हमारा अभी इसका टॉपिक चल रहा है, इसको अंडरस्टैंड करने का। तो जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय इसका नेम लिखा है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी एम्प्लॉय रिलीजन इज एम्प डॉट रिलीजन, और एम्प्लॉय इसी तरह हमने एम्प्लॉय डॉट आईडी, so we know that amp dot employee id. Let's run it. नहीं जी, आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स का कॉल हुआ है एम्प्लॉय 1, बाकी वो सेम जावा वाला इसका काम है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं होगी। आप यहाँ पे एम्प्लॉय 1 की जगह अगर यहाँ 6 डाल दें और ये इसकी वैल्यू ना दें तो वो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा 6 के साथ, एंड दिस इज़ constructor call with id employee id 6. So I hope you have clear this concept now 100% about the constructor. So अब मुझे जो है वो डिस्कस करना है इन कॉन्सेप्ट को लेते हुए। आपकी एक असाइनमेंट आई थी, ये असाइनमेंट, ठीक है। इस असाइनमेंट को दो तरह से देखना है मैंने। इस असाइनमेंट को मैंने देखना है बल्कि 3 तरह से। पहले तो ये असाइनमेंट क्या है, ठीक है, केस स्टडी है एक। फिर हमने देखना है भाई ऊप ना होती तो क्या होता, विदाउट ऊप। ये सारा कोड मैं कर चुका हूँ, आपको अभी दिखाऊंगा। जब हम पूरा कोड मैं करूँगा नहीं, बल्कि दिखाऊंगा आपको कोड कैसे है। ऊप अगर ना होती तो ये कॉन्सेप्ट किस तरह होता है। अच्छा, इससे पहले जो हमने लेक्चर 1 में जो हमने कोड किया था वो मैंने कोड अपलोड कर दिया हुआ है इस ग्रुप के ऊपर। ये एक पब्लिक जो है हमारे पास फोल्डर मैंने बना दिया हुआ है। सो आप यहाँ जाके CS403 ऊप क्लास 1 से आप वो कोड उठा सकते हैं। ऐसे ही अभी थोड़ी देर में मैं क्लास 2 का कोड भी अपलोड कर दूंगा, बल्कि जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी कोड अपलोड हो चुका होगा जो आज की क्लास में हम कोड करेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे फेसबुक के जो पेजेस हैं हमारे उसके ऊपर भी, ये ग्रुप के ऊपर भी मैंने ये चीज़ बता दी है।
I am just right now far away from my internet, so maybe it will be slow. ये सोर्स कोड ये मैंने यहाँ पे बता दिया कि यहाँ इस जगह पे ये चीज़ आ गई है। ये कोई भाई साहब ने अभी नोटिफिकेशन भेजा है, लेट मी एक्सेप्ट इट। ओके जी, नाउ लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। नाउ वी हैव ये केस स्टडी। इसमें बड़ी सिंपल जिसने बात की थी कि हमारे पास जो एक कोई कार्गो का ये सिस्टम है, ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि आपने विद द टेक्नोलॉजी पहले उसे थोड़ी कंपनी का जो है ओवरव्यू दिया, कंपनी है क्या, ये XYZ कंपनी है, पार्सल बेचती है, ये वो काम करती है। तो आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, उसमें करना क्या है, डेवलप अ स्मॉल एप्लीकेशन इन C++ दैट शुड अलाउ द यूज़र ऑफ एप्लीकेशन टू एंटर द रिसिप्ट नंबर, सेंडर नेम, रिसीवर, दिस एंड दैट, जो भी सारा कुछ है। और उसके बाद क्या करना है, आपने एक रिसिप्ट जनरेट करनी है। अगर इतनी बात देखें तो कहीं पे ये जिक्र नहीं हुआ कि वो क्या चाह रहा है, ऊप में बनाना चाह रहा है या नॉर्मल विदाउट ऊप बनाना चाह रहा है। वो ये कह रहा है भाई ये इन्फॉर्मेशन ले, हमसे इनपुट करे और क्या कर दे, एक रिसीट जनरेट कर दे। अगर ये देखा जाए तो ये वाली असाइनमेंट वेरी फर्स्ट असाइनमेंट जब आपको सी इन सी आउट करवाया जाए, या जावा में सिस्टम डॉट आउट और सिस्टम डॉट इन करवाया जाए, या सी में कंसोल डॉट राइट और कंसोल डॉट रीड करवाया जाए, यहाँ तक। सो पहले मैं उसके ऊपर आता हूँ, आपको वो कोड दिखाता हूँ, ठीक है। उस कोड के बाद हम इसको लेके चलेंगे ऊप के अंदर, जो कि आपके पास सोल्यूशन ऑलरेडी मौजूद है, हर एक के पास इसका सोल्यूशन आप लोगों के पास आ चुका होगा। सो ये कार्गो सिस्टम था, नो ऊप, इसमें ऊप नहीं है। रिसिप्ट नंबर पूछा, वेट पूछा, चार्जेस पूछे, तीनों वेरिएबल डन। स्ट्रिंग के 3 वेरिएबल, एस नेम, एस एड्रेस, ये ले लिए, डन। अब नेक्स्ट क्या था, सी आउट करें, एंटर रिसिप्ट, सी इन करें, उसके अंदर आ जाएगा, सी आउट करें, सी इन करें, यही कर रहे हैं ना हम सारा काम, यहाँ तक कोई ऊप इन्वॉल्व नहीं है। वैल्यू ले ली, लेने के बाद प्रिंट करवा दी। ये आपकी असाइनमेंट थी, सिंपल, विदाउट ऊप, ऊप नहीं है, एंटर करें और रिसिप्ट प्रिंट कर दें। अब आप ये सोचें, ये असाइनमेंट 1 आई है और स्टूडेंट जनाब सर्च कर रहे हैं इस असाइनमेंट का सलूशन ऑन एक्सटेंडेड डेट, क्या वो स्टूडेंट, उनका फ्यूचर क्या होगा? ठीक है, मेरी मोटिवेशन साथ साथ जारी रहेगी लेक्चर्स के अंदर, जहाँ पे भी मुझे आप लोगों को मौका मिलता है, आई कीप मोटिवेटेड। सो ये इस लेवल की असाइनमेंट्स हैं अभी स्टार्ट में। यही असाइनमेंट उन्होंने मांगी आपसे। अगर किसने ये इसके ऊपर फोकस किया हो, खुद असाइनमेंट काफ़ी लोगों ने की होगी, आई अप्रिशिएट देम। और वही लोग आज हमारे साथ इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर हाउसेस में बैठे हुए हैं, आप लोगों के ही फेलोज हैं VU के, ठीक है, जो खुद काम करते हैं। सो उसने तो पहले एनालाइज किया होगा, अच्छा ठीक है ये तो मैं काम कर लूँगा इसमें, इसका हमें नुकसान क्या है अगर ऊप में नहीं करते। मैं रन तो करके दिखाता हूँ आपको, रिजल्ट सेम आएगा। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। रिसिप्ट नंबर दिस, नेम इज इक्वल्स टू अली, सेंडर एड्रेस इज इक्वल्स टू लाहौर, नेम इज इक्वल्स टू साजिद, सेंडर एड्रेस इक्वल्स टू इस्लामाबाद, दिस चार्ज इज इक्वल्स टू 89। तो ये आपकी असाइनमेंट थी जो आपसे कहा गया था, ये असाइनमेंट आपने करनी है, ठीक है। अब कहा यह जाता है कि भाईजान इसको ऊप में करें, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, रीयूजेबिलिटी है, आप अपने प्रॉब्लम को जो है ना वो थिंक करते हैं इन मॉडल, इन रियल लाइफ ऑब्जेक्ट। तो इस असाइनमेंट के अंदर जो यहाँ पे बताई गई है, अगर रियल लाइफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो क्या बना है, पार्सल, एक डब्बा, एक पैकेज, ठीक है, जिसके ऊपर क्या लिखा होता है, किसने भेजा, किस शहर से भेजा, किसको भेजा, किस शहर में भेजा, कितने चार्जेस है, कितना वेट है, यही होता है ना। तो ये सारे इसके एट्रीब्यूट बन गए और पार्सल ले लिया हमने। अब ये देखें कि अगर आपको इस पार्सल क्लास को ये काम करना पड़े, ये पार्सल जो भी हमने ये काम किया है, तो आपको यहाँ पे फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसको आप इतने आर्गूमेंट पास करेंगे। ये सारे रिसिप्ट के सारे आर्गूमेंट, शायद मैंने ये कोड लिख के रिमूव कर दिया, वो आपको दिखाने के लिए मैंने लिखा था, आई हैव रिमूव दैट, 1 मिनट, मुझे कहीं वो मिलना चाहिए कोड। कहीं पे ये लिखा था मैंने कोड, शायद शीशा वाले पार्ट में था, हाँ जी बिल्कुल इस पार्ट में शायद लिखा था मैंने, किसी पार्ट में लिखा बाय द वे। चलिए मैं आपको यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें आप ये सारे एट्रीब्यूट पास करेंगे, ठीक है,
10 होते, 10 20 होते, 20 जितने एट्रीब्यूट थे सारे पास करके फिर आपको ये प्रिंट करना पड़ना था। लेकिन जब आपने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया है, क्लास बना ली है, तो अब आप सिर्फ वो एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। उस ऑब्जेक्ट को कोई प्रिंट करे, कोई जनाब प्रिंटर पे लेके जाए, कोई उसको पीडीएफ फॉर्मेट में करे, वो एक ऑब्जेक्ट मिल गया है उसको। ठीक है। सो आपका जो सोल्यूशन आया था वो सोल्यूशन ये आया था, ओपन कर रहा हूँ मैं, कार्गो सिस्टम सीपीपी पार्सल। हाँ, दिस वाज योर सोल्यूशन। ये एट्रीब्यूट लिए गए थे पार्सल के, प्राइवेट आईडी। सो ये मैं भी या व्यू वालों की भी करेक्शन कर दूँ कि इसको स्मॉल किया करें। आपके एट्री क्लास का नेम स्मॉल होता है, ये आपको आगे जाके दूसरी जगह पे प्रॉब्लम्स करेंगे। सॉरी, एट्रीब्यूट का नेम स्मॉल से स्टार्ट होता है। सो आईडी, सेंडर नेम, ये सारे लिखे। फिर एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें सबको खाली एम्प्टी इनिशियलाइज करवा दिया उसने, वेट को 0, वरना आपको गार्बेज वैल्यू प्रिंट होती है समटाइम। फिर क्या किया, एक इसको ये छोड़ दिए, हमारा जो है ना नेक्स्ट टॉपिक है, इसको मैं अभी, ये आपकी उसके अंदर नहीं आया हुआ था, इस लाइन को छोड़ देता हूँ। ठीक है। फिर उसने ये किया कि इसके सेटर गेटर बनाए सबके, डन। यहाँ तक तो ये काम हो गया, बड़ा सिंपल। सो ये हमारा मॉडल बन गया, क्योंकि ये आपको जो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज है जहाँ पे आपको ये पार्सल जो है ना सिर्फ दिखाना है, कहीं सेव नहीं करवा रहे डाटाबेस में या फाइल्स के अंदर। इसलिए जब हम सेव करेंगे तो फिर हमारे पास ये एट्रीब्यूट टेबल के अंदर भी मौजूद होंगे। सो मॉडल उसके साथ भी जो है ना, हमारा ये मॉडल डाटाबेस के साथ भी मैप हो जाएगा कि अच्छा अच्छा ये एट्रीब्यूट उधर मौजूद है। फिर हम गए मेन क्लास में, शायद इसमें लिखा था मैंने, या कार्गो सिस्टम था, कार्गो सिस्टम, यस। ये मैंने कार्गो सिस्टम में क्लास बनाई जिसमें मैंने वही इनपुट ली जो हमने इनपुट ली थी नो विदाउट ओप, ये सेम इनपुट आ गई हमारे पास। ठीक है। जब ये इनपुट आ गई हमारे पास, यही आपकी असाइनमेंट थी, उससे एक ही क्लास में किया हुआ था। ये सारी इनपुट आने के बाद वेरिएबल मेरे पास मौजूद हैं, मैंने वो वाली चीज़ें इस ऑब्जेक्ट को पास कर दी हैं। पार्सल का ऑब्जेक्ट बनाया, यूज़र से इनपुट ली और इसको ये वाली चीज़ें हमने पास कर दी हैं। ठीक है, गॉट दिस कॉन्सेप्ट। और फिर हमने ये कहा कि भाईजान आप डिस्प्ले कर दे रिसिप्ट। तो डिस्प्ले रिसिप्ट का मैंने एक स्टैटिक फंक्शन बनाया है। यहाँ पे स्टैटिक की बात हम बाद में करेंगे। यहाँ पे एक सिस्टम बनाया मैंने डिस्प्ले रिसिप्ट का, इसी के अंदर कार्गो के अंदर, और मैंने उसके थ्रू इसकी वैल्यू को सी आउट करवा दिया। तो मेरे पास ये वही वाली चीज़ आ गई है जो कि हमने विदाउट ओप की थी। 1 2 3 सेंडर नेम अली साहब हैं कोई इस्लामाबाद से, आमिर साहब को भेजा है। ठीक है, 700 ग्राम उसका वेट है, चार्जेस उसके 30 हैं। सो दिस इज़ द सेम आउटपुट। तो ये थी हमारी विद ऊप, और ये आ गई, ये विदाउट ऊप थी, ऊप के बगैर। ये हमारी असाइनमेंट आ गई विद ऊप, जिसमें हमने उस ऑब्जेक्ट को, उसमें से ऑब्जेक्ट निकाला, ऑब्जेक्ट निकाल के हमने यहाँ पे ये चीज़ यूज़ की। सो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये टेंशन है जिनको बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं आती CS201 के लिए। जैसे कि अभी हम चल के असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विदाउट C++। का जो उसका पार्ट है वो मैं आपकी एक्सटेंडेड डेट के बाद अपलोड करूँगा, लेकिन हम पूरी असाइनमेंट जो है वो एग्जैक्ट अपना एक पूरा इनहेरिटेंस का टॉपिक करने के बाद, उसमें से अपनी एग्जांपल करने के बाद हम इसको लेकर चलेंगे कि जी ये हमारे पास जो है ये वाली असाइनमेंट हम करेंगे। ठीक है। जबकि वैसे अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ, ये आपकी असाइनमेंट नंबर 2 आई हुई है, उसने इसी को एक्सटेंड किया है। अगर गलत वैल्यू देते हैं तो मैसेज आए, वही वाली चीज़ जो भी हमने की है उसमें से थोड़ी बिजनेस लॉजिक लगी हुई है। ये 4 स्क्रीनें उसने मांगी हैं। ठीक है। और ये उसका, अगर मैं आपको कोड तो नहीं खैर अभी दिखाऊंगा, बाय द वे इंशाल्लाह कोड आपको दिखाऊंगा, ज़रा थोड़ा सब्र करें। कोड बल्कि रनिंग हालत में आपको दिखाऊंगा मैं। असाइनमेंट, ये आपको मेन का कोड नहीं, ये है जी हमारे पास मेन। अर्जेंट सर्विस है, यहाँ मैं 98 देता हूँ। ठीक है, इनकरेक्ट है, 1 है, हमसे यही पूछा जा रहा है। रिसिप्ट नंबर 1 2 3, सेंडर नेम दिस वन, एड्रेस इज इक्वल्स टू दिस, रिसीवर इज इक्वल्स टू दिस। पार्सल मैं कह रहा हूँ जी स्टैंडर्ड है 940 और 3 रुपये इसका रेट है। ओवर वेट का रेट 2 रुपये। और ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन, तो ये इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट वीडियो में
अब हम नेक्स्ट में हम इनहेरिटेंस का टॉपिक जब पढ़ेंगे विद इन 1 to 2 वीडियोस, उसमें आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये टॉपिक हमारा है क्या, करना कैसे है। बट अगेन रिमेंबर, यू विल नॉट गेट एनी C++ कोड इन दिस अंटिल एक्सटेंडेड डेट पास। ठीक है जी। सो अच्छा, नेक्स्ट ये बात वो क्लियर हो गई कि हमने अब एक असाइनमेंट को देखा, एक केस स्टडी को देखा जिसने ऊप को इम्प्लीमेंट करते हुए ये चीज़ें क्रिएट की हैं, ये चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, अब जावा वाले भाई साहब आ जाएं जितने जो जावा को फोकस कर रहे हैं। ये है जी विदाउट ऊप। अच्छा, सी इन का अल्टरनेट, कई लोगों ने पूछा जी जावा वालों ने क्या करते हैं। जैसे हेडर फाइल आपने C++ में इंक्लूड की है ये वाली आयो स्ट्रीम, ऐसे ही जावा में हेडर फाइल ऐसे हेडर फाइल की तरह की एक चीज़ इंपोर्ट होती है, इंक्लूड इसे कहते हैं। सो अगर आपने सिस्टम इन करना है, इनपुट लेनी है, तो हमें ये करना पड़ेगा import java.util.scanner। ठीक है, और फिर आप अपनी मर्जी से सी इन का जो मर्जी ऑब्जेक्ट का वेरिएबल का नाम ले लें। स्कैनर की एक क्लास है, आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कोई ना कोई क्लास बनी है जावा में, जिसको हमने system.in टाइप का कंस्ट्रक्टर को एट्रीब्यूट पास किया है। यहाँ से आपकी कंस्ट्रक्टर की प्रैक्टिस होगी कि वहाँ पे खुद जावा भी कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहा है। तो ये आपने देना है system.in। तो अब आप इस काबिल हो जाएंगे कि इनपुट ले सकेंगे, जैसे सी इन करते हैं, यहाँ आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। और याद रखिएगा जावा में ये जब इनपुट लेते हैं तो हर चीज़ स्ट्रिंग रिटर्न करता है, वो हर चीज़ स्ट्रिंग में रिटर्न करता है। अगर आपने कहीं इंटीजर वेरिएबल लिए हुए हैं तो आपको उनकी पार्सिंग करनी पड़ती है, जैसे टाइप कास्टिंग भी कहते हैं हम। ठीक है, तो इसे कहते हैं पार्सिंग। सो आपको स्ट्रिंग को पार्स करना पड़ता है इनटू इंटीजर, और अगर स्ट्रिंग वेरिएबल है तो वो एज इट इज़ चलने दे, कोई इशू नहीं है। यहाँ मैंने वैसे वेरिएबल लिए हैं, लेकिन मेरे 3 वेरिएबल स्ट्रिंग हैं, सॉरी न्यूमेरिक हैं, इंटीजर हैं, जिनको मैं अब सिस्टम इन के थ्रू जब लूँगा तो मुझे वो स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। तो मैं कहता हूँ एंटर रिसिप्ट नंबर। ये है इंटीजर की क्लास डॉट पार्स इंट। ये पार्सिंग करेगी जो आप इनपुट करेंगे। इनपुट इसमें लेने का तरीका ये होता है सी इन डॉट नेक्स्ट लाइन। C++ के अंदर आप लिखते हैं सी इन, ठीक है, और यहाँ पे आगे वैल्यू दे देते हैं। तो वहाँ पे आप लिखेंगे सी, जैसे यहाँ पे लिखा हो सी इन डॉट नेक्स्ट लाइन, ये किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगी, सी इन इनटू एस नेम। ठीक है, ये लाइन आपकी इक्वल है सी इन इनटू नेक्स्ट लाइन के। यहाँ पे आपको ये दोनों लाइनें बराबर है, यानी ये लाइन क्या करेगी, सी इन करेगी एस नेम में, ये लाइन क्या करेगी, सी इन नेक्स्ट लाइन जो आप एंटर करेंगे वो एस नेम को दे देगी। क्योंकि ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन को अगर इस फंक्शन के अंदर लिख दें इंटीजर डॉट पार्सेंट, तो ये पार्सिंग उसकी कर देगा। सो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक लाइन में। अगर आप नहीं लिखना चाहते, यू फील कन्फ्यूजन हेयर, तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग लें, स्ट्रिंग, तो मैं कहता हूँ जी रिसिप्ट इज इक्वल टू दिस, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी RCPT। तो पहले ये रीड करेगा लाइन रिसिप्ट वेरिएबल में, और ये वेरिएबल आप इसको दे रहे हैं रिसिप्ट को, बाकी सारा कोड वही है। सो ये क्या करेगी, स्ट्रिंग को पार्स करेगी इनटू इंटीजर। बाकी ये सी इन की आपको समझ आ गई है। ये वाला क्या करेगा कोड, ये भी इक्वल टू सी इन एस एड्रेस, डन। ये कोड भी सी इन इनटू और नेम, ये कोड भी इज इक्वल टू सी इन इनटू और एड्रेस, और ये कोड भी आपका वही काम कर रहा है, सी इन कर रहा है, उसको पार्सिंग कर रहा है इंटीजर के अंदर, और ये कोड भी वही काम कर रहा है। बाकी ये सारा कुछ सेम एज इट इज़ जैसे आपको नज़र आ रहा है। सिस्टम डॉट आउट ये आपकी एक नॉन ऊप की असाइनमेंट है जो हमने ऊप के बगैर की, क्योंकि जावा में आप क्लास बनाए बगैर काम कर ही नहीं सकते, इसलिए हमें एक क्लास तो लाजमी बनानी पड़ेगी जिसमें मेन फंक्शन लाजमी ऐड करना पड़ेगा और सारा कोड इसके अंदर लिखना पड़ेगा। सो ये कोड आपका विदाउट ऊप है। और पार्सल की जो असाइनमेंट जावा की आई थी, जो आपके पास ये आई हुई है असाइनमेंट 1, ये क्या है, ये वाली है, सेम कोड, 100% सेम कोड। आपको अंदाज़ा होगा कि जावा में कैसे लिखा है, प्राइवेट इंट स्ट्रिंग सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे सेटर गेटर लिखे गए हैं, और ये आपका कोड आ गया। मेन क्लास के अंदर कार्गो सिस्टम की बनाई है मैंने। यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन बनाया है जो वही स्कैन कर रहा है
ठीक है, सेम जो अभी कोड आपको दिखाया मैंने। तो यहाँ स्कैनिंग शुरू कर दी, स्कैनिंग के बाद यहाँ पे आपका वही पार्सल पी जो हमने C++ में कोड लिखा है, ये वही कोड है, देख लें 100% कार्गो सिस्टम। यही हमने काम यहाँ पे किया था, इन करने के बाद ये हमने काम किया। उसके बाद डिस्प्ले रिसिप्ट का एक फंक्शन लिखा, और यहाँ पे भी मैंने जाके जावा के अंदर भी सेम काम किया है, डिस्प्ले रिसिप्ट का फंक्शन। लेकिन इस फंक्शन में की खसूसियत देखिएगा, यहाँ साथ स्टैटिक लिखा हुआ है। ठीक है, स्टैटिक क्यों लिखा हुआ, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, बल्कि उसके बाद हमारा स्टैटिक के ऊपर पूरा टॉपिक आएगा जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा स्टैटिक क्या होता है। ये जो वेरिएबल नज़र आ रहे हैं ना आपको क्लास में, ये वाले, ये सारे इस क्लास के अपने मेंबर हैं पार्सल के। अगर मैं पार्सल का P1 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसकी अपनी वैल्यू होगी, P2 बनाऊंगा उसकी अपनी वैल्यू होगी, ठीक है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू होगी। लेकिन अगर मैं इसके साथ स्टैटिक लिख दूंगा तो ये क्लास लेवल वेरिएबल हो जाएगा। इसमें P1 चेंज करे या P2 चेंज करे, चेंज दोनों को मिलनी है। सो ये स्टैटिक है। सो स्टैटिक का मतलब है क्लास लेवल वेरिएबल। ये भी क्लास लेवल वेरिएबल है, मेन का सॉरी फंक्शन है। तो कार्गो सिस्टम को कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यूज़ करेगा स्टैटिकली वो। इसी तरह ये भी क्या है, क्लास लेवल का बना दिया मैंने फंक्शन। अगर मैं ये ना बनाता तो मुझे पहले कार्गो सिस्टम का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, उसके थ्रू कॉल करता। सो फॉर नाउ अगर आपने एक मेन के साथ कोई और 2-4 फंक्शन लिखने हैं तो स्टैटिक लाजमी लगाएं, तब जाके आप इसको कॉल करेंगे। बट जब स्टैटिक का हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा तीनों लैंग्वेजेस के अंदर सेम एक ही वक्त में हम ये कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है। मे बी इसके ऊपर 2 लेक्चर हमारे हो जाएंगे। ठीक है, अब यही कोड, यही असाइनमेंट हमारी आ गई है C# के अंदर। ये जी आपकी पार्सल की क्लास है, देख सकते हैं आप। एट्रीब्यूट लिखे हमने सारे सेम, प्रॉपर्टीज़ लिखी हमने, यहाँ तक क्लियर, ये सारा कुछ है। और फिर हम आए हैं प्रोग्राम के अंदर, जिसमें मैंने कोड कुछ कमेंट किया था, इसको मैं अनकमेंट कर रहा हूँ, ऊपर वाला कोड में कमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि सी का एक सोल्यूशन जो होता है उसकी एंट्री पॉइंटर एक प्रोग्राम ही होता है। सो लेट मी कमेंट दिस कोड, इसकी जगह मैं आपको ये वाला कोड रन करके दिखाता हूँ जो हमारा दूसरा कोड था, उसी तरह जो असाइनमेंट के अंदर कोड आया था, ये चीज़। सो C# में क्या करना होता है, सेम हमने इंट लिए, स्ट्रिंग लिया, कंसोल डॉट राइट आपको पता ही है। और यहाँ पे जिस तरह दिस इज इक्वल टू पार्सिंग, जैसे कंसोल डॉट, जैसे हमारे पास सिस्टम डॉट आउट जो हमने अभी स्कैनर जावा में किया है वो हमें रिटर्न करता है स्ट्रिंग, ये वाली चीज़, ये जो हमने किया है ये हमें स्कैनर का ऑब्जेक्ट हमें जो रीड लाइन स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ऐसे ही कंसोल डॉट रीड लाइन भी हमें स्ट्रिंग रिटर्न करता है। और हमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास फंक्शन है कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। तो इसको जो वैल्यू देंगे न्यूमेरिक के अंदर, इंटीजर के अंदर, वो कन्वर्ट कर देगा। सो बाकी सारा वही कोड है, आपने क्या करते जाना, रीड लाइन करते जाना है। दिस विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगी, ये आपकी C++ के Cin इंटू S नेम के बराबर आ जाएगी। और जावा के किसके बराबर आ जाएगी, जो भी आपने सीन लिया डॉट नेक्स्ट लाइन के अंदर, स्कैनर की नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे वही काम किया है, वैल्यू लेने के बाद इसके अंदर ऐड कर दी हैं। और देन मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है डिस्प्ले रिसिप्ट का, जो इसी क्लास का फंक्शन है। यहाँ पे इसको भी देख लें, स्टैटिक लिखा हुआ है, ताकि बिना ऑब्जेक्ट बनाए मैं इसको कॉल करूँ, और अंदर मैंने वही काम किया हुआ है। सो आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसको रन करके हम देखते हैं। तो ये तीनों प्रोग्राम आपके एक ही आउटपुट दे रहे हैं 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। 10 नेम इज इक्वल्स टू अली, इस्लामाबाद शाहिद को भेज रहा है ये, और ये लाहौर में भेज रहा है। 300 इसका वेट है, 50 इसके चार्जेस हैं। सो आपने देखा कि 3 लैंग्वेजेस में हमने ऊप के कॉन्सेप्ट की केस स्टडी की है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए। विद इनहेरिटेंस, विद कंस्ट्रक्टर हमने ये सारे काम किए हैं। ठीक है जी। सो यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन हो तो वो इसको आप किसी भी सूरत में, कोई भी आपके पास ऑप्शन है जो मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं, यू कैन अवेल एनी ऑफ द ऑप्शन। ग्रुप, स्काइप ग्रुप, वेबसाइट, फेसबुक ग्रुप, स्काइप आईडी और चैनल, कहीं पे भी आप जाके इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोई और मेरे पास, हाँ जी बिल्कुल, डिस्कस करने के लिए एक चीज़ मौजूद है जो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेगी। हो सकता है आप
उस असाइनमेंट को खुद करने की कोशिश कर लें। इस मोटिवेशन के बाद, इस डिस्कशन के बाद के चेंजेस कहाँ आ रही है हमारे पास। अगर आप इस असाइनमेंट को देखें तो ये मैंने ग्रीन कलर के कुछ सिलेक्शन की हुई है, ये चेंज है, ठीक है। ये पिछली असाइनमेंट से ये चीज़ एक्स्ट्रा पूछी गई है और ये नीचे लाइन आपको नज़र आ रही है और बाकी नीचे सारे फार्मूला दिए हुए हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इनहेरिटेंस डिस्कस करेंगे, पहले हमारा एक टॉपिक है कॉपी कंस्ट्रक्टर का, तो उसके बाद हम इनहेरिटेंस पे आते हैं। होपफुली टुमारो, नहीं तो परसों का ये सेशन होगा जिसके अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। और अभी आपके पास काफ़ी दिन है, अगर आप इसकी डेडलाइन देखें 21 और एक आपको एक्सटेंडेड दिन मिल जाता है 22 जी, बिल्कुल आपके पास बहुत टाइम है इसको करने के लिए, ठीक है। और इसका जो है जावा एंड सी शार्प के अंदर हम करेंगे। अब आपको मैंने एक चीज़ बता दी है कि C++ के कोड को लेके मैंने जावा और सी शार्प का कोड बनाया है, ठीक है। अगर आप उसको समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, तो आप सी शार्प और जावा के कोड से कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू C++ कोड। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि जी मैं इतनी वीडियो सुनने के बाद जो हमने ये काम यहाँ पे किया छोड़ दूँ आगे, तो वो सिर्फ फोकस कर रहा है शायद CS304 को पास करने के चक्कर में, कोई लर्निंग वर्निंग वाले चक्कर में नहीं है। सो अपना जो फोकस है थोड़ा सा बढ़ाएं, टाइम बढ़ाएं। कम से कम 5 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको जितनी मेहनत हो सके वो आपको करनी है। डाटाबेस, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, डाटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट, स्पेशली कोडिंग की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, कॉन्सेप्ट की ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसके बाद हम सोचेंगे जावा की तरफ जाना है या सी शार्प की तरफ या PHP की तरफ। सो इसलिए जब आपके CS506 आ रहा है या 411 आ रहा है तो आपका दिमाग ख़राब हुआ होता है कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। सो ये इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें कि कम से कम आपको बेसिक्स जो उसकी इंग्रेडिएंट है जो वहाँ चाहिए किसी भी केस में, दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, वो मैं आपको दे रहा हूँ। उसको ग्रैब करें, उसको समझें, जितनी ज़रूरत है मेरी आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ, ठीक है, सो दैट आप क्वेश्चन यहाँ कर सकते हैं। और क्वेश्चन का फॉर्मेट काइंडली ये रखिएगा, ऊप, ठीक है, क्वेश्चन और टॉपिक्स डैश जो भी आपका टॉपिक है उसमें से, और यहाँ पे आप क्वेश्चन को थोड़ा सा सब्जेक्ट के अंदर, ताकि मुझे पता लगे ये मस्ट होना चाहिए। ऊप क्वेश्चन टॉपिक, टॉपिक का नाम यहाँ देना आपने, जो भी आपका टॉपिक का नाम है, सो दैट मैं इस मेल को ऐसे ही स्किप ना कर दूँ कि अच्छा ये कोई ऐसे जंक मेल आई है, मुझे पता है कि यहाँ किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्लांग टॉपिक में से, तो अंदर जितनी मर्जी डिटेल आप उसके अंदर लिखें, सो दैट यू विल गेट आंसर वेरी सून ऑन दिस, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर, अभी क्या टाइम हुआ है वो सुबह देखते हैं, सुबह का नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह होपफुली कॉपी हमारा होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर के ऊपर होगा। सो रेफरेंस के लिए आपने ये वाले चीज़ें देख लेनी है, कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये चीज़ें आपने देख लेनी है। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम कॉपी कंस्ट्रक्टर के ऊपर फोकस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।